पुतिन पूरी तरह घबराए हैं क्योंकि रूसी एफएसबी ने उनके खिलाफ तख्तापलट की साजिश का खुलासा किया है। लेकिन पुतिन के लिए समस्या यह है कि ये साजिशकर्ता रूस के अंदर नहीं हैं, बल्कि वे विदेश में हैं। इसका मतलब है कि वह उन्हें बस खिड़की या विमान से गिरा नहीं सकते। इससे एफएसबी को 22 विरोधियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसमें मिखाइल कोरोकोव्स्की भी शामिल हैं, जो कभी रूस के सबसे अमीर आदमी थे और अब पुतिन के सबसे प्रमुख आलोचक हैं। हालांकि यह सिर्फ पागलपन नहीं है। इस साजिश का एक नाम है बर्लिन घोषणा। इस घोषणा में क्रेमलिन में सत्ता परिवर्तन की मांग की गई है और यह ऐसी बात है जो पुतिन सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन जानते हैं कि उनका असली दुश्मन यूक्रेनी लोग नहीं हैं, यहाँ तक कि नाटो भी नहीं है, बल्कि खुद रूसी लोग हैं। इससे आप खुद सुनिए। हाँ, धन्यवाद। ये डर की गहराई दिखाता है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि पुतिन के मुख्य दुश्मन यूक्रेनी नहीं है और वे अमेरिकी भी नहीं है। पुतिन के मुख्य दुश्मन रूसी लोग हैं और रूसी लोगों में जो कमी है वह एक राजनीतिक ताकत की है, जो रूस में इस अवैध शासन के बारे में, उनके सोचने के तरीके में अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। और डर की मात्रा इतनी है कि यहाँ तक कि ये एंटी वॉर कमेटी, जिसके पास ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, और यह याद रखना चाहिए कि यूट्यूब की पहुंच को सीमित कर दिया गया है और अगर पूरी तरह से नहीं तो रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर भी वे उन सभी लोगों से डरते हैं जिनका रूसी आबादी के बीच दोनों तरफ की सीमाओं पर कोई प्रभाव या अधिकार है। ये इतना बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है कि उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह घोषणा असल में है क्या और पुतिन इससे इतने डरे हुए क्यों हैं। बर्लिन घोषणा एक राजनीतिक घोषणा पत्र है जिसे 2023 की वसंत ऋतु में अपनाया गया था। इस पर उन सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे जिनका नाम रूसी आपराधिक मामले में आया था। यह रूस के लिए एक राजनीतिक और नैतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, व्लादिमीर पुतिन की वैधता को सीधे चुनौती देते हुए, और यूक्रेन में युद्ध से संबंधित विशिष्ट मांगों को रेखांकित करता है। ये वे 5 बिंदु हैं जिन्हें घोषणा में प्रस्तुत किया गया है। यही 5 बिंदु हैं जिनकी वजह से एफएसबी इसे बलपूर्वक सत्ता हथियाने का प्रयास मानता है। तो मैं आपको जल्दी से एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन अगर आप वीडियो को रोककर पूरी बात पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। यह यूक्रेन में युद्ध को आपराधिक बताता है और यह रूसी सैनिकों से सभी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटने का आह्वान करता है। इसमें 2014 में रूस द्वारा कब्जाए गए सभी क्षेत्र शामिल हैं और यह पुतिन सरकार को अवैध व आपराधिक कहता है। इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह घोषणा पत्र में है और मुझे यकीन है कि पुतिन को यह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यह रूस में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करता है और इसके अलावा यह उन सभी लोगों के साथ एकजुटता दिखाता है जो रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब यही वह जगह है जहां मुझे कुछ महत्वपूर्ण साझा करना है। लगभग हर प्रमुख रूसी विपक्षी नेता ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, सिवाय उन लोगों के जो अलेक्सी नवाल्नी से जुड़े थे। इसमें उनकी पत्नी भी हैं जिन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हाल ही में ऐसा लगता है कि उस समूह से आने वाला हर बयान किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जो पुतिन को सत्ता में बनाए रखना चाहता है, और विरोध जैसा कम और कम लगता है। वे कहते हैं कि रूस को लोकतंत्र मांगने के बजाय अच्छे नेता का इंतजार करना चाहिए, जिसकी वजह से कई लोग यह तर्क देने लगे हैं कि शायद यही आगे बढ़ने का रास्ता है, क्योंकि आखिरकार रूस में कभी असली लोकतंत्र था ही नहीं। तो मैंने यह सवाल किसी और से नहीं बल्कि अब तक के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव से पूछा। वह पुतिन शासन के मुखर आलोचक हैं और हाल ही में एफएसबी के आपराधिक मामले में 22 लोगों में शामिल थे। तो चलिए उनका जवाब सुनते हैं, क्योंकि वह रूसी राजनीति और रूसी इतिहास को दुनिया के ज्यादातर लोगों से बेहतर जानते हैं। चलिए अब इसे सुनते हैं। रूसी इतिहास मुझे उतना नहीं आता, इसलिए आपसे यह सवाल पूछना रोचक होगा। मेरी पढ़ाई के अनुसार रूस ने 500 साल में कभी लोकतंत्र नहीं देखा। 1991 से 1999 तक उनके पास लोकतंत्र के सबसे करीब था, लेकिन कम से कम मैं उसे लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं रखूंगा। क्या आपको सच में लगता है कि रूस में लोकतंत्र संभव है? देखिए,
ये बहुत ये आप जानते हैं, ये एक खोया हुआ सवाल है, लेकिन असल में ये खुला है। और ओह, इस मुद्दे में बस एक और घंटा पूरा। आप जानते हैं, आमतौर पर रूस का 1000 साल का इतिहास है, 500 साल। असल में ये ताकतवर है, ये एक रूसी साम्राज्य है। और जब आप 1000 सालों को देखते हैं तो वो कीव से शुरू होता है। विडंबना है कि यूक्रेनियनों के पास और भी ज्यादा है। रूस की उत्पत्ति के लिए ऐतिहासिक दावे यूक्रेनियनों के पास ज्यादा हैं, क्योंकि यह वहीं से शुरू हुआ था, यानी उनकी जमीन पर। तो हाँ, 500 साल आप सही कह रहे हैं, यही है। यह एक साम्राज्यवादी मानसिकता है जो गोल्डन होर्ड से निकली है। आप जानते हैं, सैन्य दक्षता और क्रूरता, साथ ही बीजांटाइन मसीही विचारधारा भी। जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में गिर गया और बीजांटाइन राजकुमारी, आप जानते हैं, रूस आई, रूसी राजा से शादी की, उस समय के महान राजकुमार से। तो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का दर्शन यही था कि हम तीसरे रोम हैं, पहला दूसरा रोम, और अब कोई और शक्ति नहीं होगी। तो ये सारी चीजें इसी साम्राज्यवादी सोच में पैदा हुई हैं कि जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अजनबी थी। जैसा कि मैंने कहा, अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों ने रूस को संवैधानिक राजतंत्र नहीं बनाया। 19वीं सदी, खासकर उसके दूसरे हिस्से में, रूस सही रास्ते पर था। पहले 1905 के घोषणा पत्र के बाद जो निकोलस द्वितीय ने जारी किया था, जापान के खिलाफ युद्ध में हार और साथ ही क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो रूस एक संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन हाँ, ये नहीं था। देश अंदर से लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ कुछ कानून नहीं है, ये परंपराओं के बारे में भी है, ये संपत्ति के अधिकारों के बारे में है, और फिर से ये कानून के सम्मानजनक शासन के बारे में है। और बस हम वहीं तक पहुंच रहे थे, फिर हमारे यहाँ क्रांति आ गई। असल में बोल्शेविकों ने सत्ता ली और सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजशाही के अंत और बोल्शेविकों के सत्ता में आने के बीच तकनीकी रूप से वहां लोकतंत्र था। 8 महीने एक बहुत ही छोटा समय था। और फिर 90 के दशक में हमारे पास बहुत कमजोर लोकतंत्र था। और 91-90 के बाद, और ये भी कि ये पूरा 919 नहीं है, असल में ये 91 से 93 तक है। लेकिन येल्त्सिन ने संसद को नष्ट करने के लिए टैंकों का इस्तेमाल किया। मुझे वो संसद पसंद नहीं थी जो कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों से भरी थी, पर संसद को नष्ट करना सही नहीं था। लेकिन वो तरीका नहीं है, आपको बातचीत या समाज में सहमति बनानी चाहिए। तो आप सही कह रहे हैं, रूस का इतिहास हमें रूस के लोकतांत्रिक होने के लिए बहुत कम आशावाद देता है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। दक्षिण कोरिया का क्या? तो ताइवान का क्या? हम चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ताइवान है। एक ही लोग ताइवान, उत्तर व दक्षिण कोरिया में भी। वैसे ये शानदार अनुभव था। 1953 में आपने एक देश को बांट दिया, बस बराबर बराबर, बस बराबर बराबर। मुझे लगता है कि ये उत्तर कोरियाई है। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद, और हम नतीजा देखेंगे। ये एक सबसे शुद्ध प्रयोग था कि वही लोग, वही आप जानते हैं, सिर्फ चचेरे नहीं बल्कि सगे भाई बहन थे। दूसरी ओर आपके पास मुक्त बाजार था। यह तानाशाही से शुरू हुआ, लेकिन बाद में मुक्त बाजार की सोच आई और अब यह जीवंत उदार लोकतंत्र है। वे राष्ट्रपति का महाभियोग कर सकते हैं, बड़ी कंपनी के प्रमुख को जेल भेज सकते हैं। तो अचानक आप जानते हैं, बस सिर्फ 70 साल से भी कम समय में 2050 तक वह एक जीवंत लोकतंत्र बन चुका था। तो 6 दशकों में देश को लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं था, बाजार अर्थव्यवस्था का कोई अनुभव नहीं था। तो उसने ये सब ज्ञान हासिल किया, और यही ताइवान के साथ भी हुआ। हाँ, तो मैं तो ईस्ट वेस्ट जर्मनी के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां जर्मनी में लोग पहले से ही यूरोपीय संस्कृति का अनुभव रखते थे। तो हम उन देशों की बात कर रहे हैं जो उस संस्कृति से पूरी तरह अनजान थे। तो मुझे नहीं लगता कि रूसी अब ये जानते हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो रूसी ताइवानी या दक्षिण कोरियाई लोगों से खराब प्रदर्शन करेंगे। तो फिर से एक मौका है। लेकिन समस्या यह है कि आप जानते हैं, ताइवान और दक्षिण कोरिया इस साम्राज्यवादी वायरस से प्रभावित नहीं हुए थे। मेरा मानना है कि रूस का भविष्य तभी है जब वह साम्राज्यवादी वायरस को जड़ से खत्म करे। और मैं बस, आप जानते हैं, बीती बातों पर रोने नहीं जा रहा हूं। इस बदलाव से रूसी क्षेत्रफल घटेगा, फिर भी यह दुनिया का सबसे बड़ा देश रहेगा।
तो मेरा मानना है, आप जानते हैं कि बात देश के आकार की नहीं है बल्कि उसकी ताकत की है, इन लोगों की एकजुट मान्यताओं की, जो कुछ खास मूल्यों में विश्वास रखते हैं। आज के समय में ये मूल्य बहुत ही भयानक हैं और ये देश को खाई की ओर धकेल रहे हैं। तो आखिरकार हमें इसे बदलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यहीं पर मेरी बात का मूल है। रूसी विपक्ष से मेरी असहमति यही है। मैं मानता हूं रूस का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब यूक्रेन युद्ध जीते। उनमें से कई लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा तरीका, क्योंकि हाँ, यूक्रेन का युद्ध जीतना मतलब है कि उन्हें और ज्यादा रूसियों को मारना पड़ेगा। यह रूस को उस पूरी तबाही से बचाने के बारे में है जो तब होगी अगर पुतिन युद्ध को और बढ़ा दे। यह तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता, जो फिलहाल संभव नहीं दिखता। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे रूसी इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है और आपसे बात करने के बाद मैं और भी उत्साहित हो गया हूँ। आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। अगर आपके दर्शक या रूसी इतिहास की मांग करें, बिल्कुल। आप जानते हैं कि मुझे कैसे ढूंढना है। यह मेरा सवाल था। मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा ताकि अगली बार बेहतर सवाल पूछ सकूं और इंटरव्यू के लिए तैयार रहूं। आपके पाठकों और दर्शकों से, और हम सिर्फ जवाब दे सकते हैं। मुझे हमेशा बातचीत करना पसंद है, तो ये खुले संवाद होने चाहिए। ये निश्चित नहीं है, ये इको चैम्बर नहीं है। हाँ, अगली बार मुझे लगता है हम रूसी इतिहास के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी चमड़ी मोटी है। अब मुझे पता है कि वो क्लिप थोड़ी लंबी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम उनसे बात कर पाए, तो मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट कैओस एंड पीस पर जाएं। लेकिन पुतिन के लिए यह थोड़ा चिंताजनक है, खासकर इसका समय। पिछले कुछ हफ्तों में रूसी टेलीग्राम चैनलों पर तख्तापलट की कई अफवाहें देखी गईं। ये ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो बेहद प्रोरूसी हैं और वे क्रेमलिन, जनरल स्टाफ या सेना में हो रही चर्चाओं के बारे में बात कर रहे थे। जय संजय स्मार्ट ने इसका विस्तृत विश्लेषण किया है, इसलिए मैं आपको उनका चैनल देखने की सलाह दूंगा। लेकिन इन टेलीग्राम पोस्ट को देखने के दो तरीके हैं। ये असली हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि एफएसबी ने ये पुराने पोस्ट खुद ही डाले ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर किया जा सके जो थोड़ा भी अविश्वसनीय हो। और यही बात इस आपराधिक मामले में भी है। वे इस मामले का इस्तेमाल उन सभी लोगों को निशाना बनाने के लिए करेंगे जो इन 22 लोगों से बात कर रहे थे, और दावा करेंगे कि वे उन सभी लोगों से जुड़े हुए हैं जो पुतिन के खिलाफ तख्तापलट की योजना बना रहे हैं। इस तरह पुतिन अपनी सत्ता मजबूत कर सकते हैं जबकि रूसी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। पुतिन यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस की आर्थिक समस्याएं मुख्य कारण हैं, लेकिन इसका संबंध पिछले महीने यूरोपीय नेताओं की ओर से आए कुछ बयानों से भी है। हमने इसे पिछले वीडियो में कवर किया था। अब कई नेता इसे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। यह एक नई प्रवृत्ति है। ऐसा लग रहा है कि रूस में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और यही इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। पोलैंड के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री का यह क्लिप देखें। पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत बहुत आशावादी सोच के साथ की थी। उन्हें लगा था कि कीव में तख्तापलट हो जाएगा, इसमें सिर्फ 3 दिन लगेंगे और यूक्रेन के लोग उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे क्योंकि वे सिर्फ गुमराह रूसी हैं। ये सारी धारणाएं गलत साबित हुईं और वह एक ऐसे युद्ध में फंसे हुए हैं जो रूस के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, जिसमें अब तक 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं और घायल हो चुके हैं। समस्या यह है कि वह खुद या रूसी जनता से अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। अब जानते हैं, उपनिवेशवादी युद्ध अक्सर करीब 1 दशक चलते हैं। ये तभी खत्म होते हैं जब आक्रांता यह मान लेता है कि वह जीत नहीं सकता, और आमतौर पर यह खत्म किसी और टीम द्वारा किए जाते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू नहीं किया था। जैसा मैंने कहा, यह कहने का रूस में देखी जा रही बातों का कूटनीतिक तरीका था। रूस का आर्थिक संकट रूसी जनता पर बहुत दबाव डाल रहा है और मुझे यकीन है कि इससे पुतिन बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो अगले कुछ महीनों में क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप लोग इन सब चीजों से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सब्सक्राइब करना मदद करेगा।